वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। ये वीडियो है हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का सेट है। आरआरबी रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का सेट है और इस सेट में जो है टोटल क्वेश्चन 100 है। टोटल क्वेश्चन कितना है? टोटल क्वेश्चन 100 है। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में हम सिर्फ करेंगे 50 क्वेश्चन को। 50 क्वेश्चन इसलिए हम करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन साइंस का है, 50 में 40 क्वेश्चन साइंस का है और 10 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का है। सो हम इसमें 50 क्वेश्चन को ही करेंगे। रीजनिंग और मैथ को हम इसमें कवर नहीं करेंगे। सो अब देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहाँ पे, और इसमें हम न्यूमेरिकल पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछते रहता है और न्यूमेरिकल पे फोकस हम इसीलिए करेंगे कि न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है। न्यूमेरिकल को हम बहुत अच्छे तरह से आपको समझाने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन कहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा न्यूमेरिकल से चालू होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, समानांतर क्रम में संयोजित 4 ओम 8 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 9 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितना होगा। बस यही क्वेश्चन पूछा गया है कि समानांतर क्रम में 4 ओम 8 ओम 6 ओम तक कितना दिया गया है। अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं तो समानांतर क्रम में जो कोई भी जोड़ा जाता है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल फार्मूला हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो कितना दिया हुआ है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6। अगर इसको हम पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/24। आर का वैल्यू नहीं, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 13। 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो 13/24। आर का वैल्यू आ जाएगा कितना, आर का वैल्यू आ जाएगा 24/13 इसका वैल्यू आ जाएगा। कितना पूछ रहा है, v बराबर आई आर। तो v बराबर आई आर, v कितना दिया है 9 दिया गया है। i का वैल्यू हमें निकालना है। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू हो जाएगा 24 × 13। r का वैल्यू ये हो जाएगा। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 9 × 13/24। आप इसको कॉपी पे करके देखिएगा जिस तरह से हम किए हैं। 9 × 13/24। इसका पूरा आंसर हो जाएगा 117/24। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 4.8 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। तो निम्न में से किसके द्वारा विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। कांच की छड़ के चारों ओर कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चुंबक के धारा गुजरने पे ये भी गलत हो जाएगा। मृदु लोहे की कठोर के चारों ओर कुंडली के मध्य से धारा प्रवाहित होती है। तो मृदु लोहे के कोर के चारों ओर कुंडली के मध्य धारा प्रवाहित होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक छड़ चुम्बक को, हम इस क्वेश्चन क्लियर नहीं, हम इसको पढ़ करके बताते हैं। एक छड़ चुम्बक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये तो डायरेक्ट आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरह से हो जाएगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। तो प्रत्येक वस्तु जो एक दूसरी वस्तु को बल से आकर्षित करती है जो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है, F इक्वल टू होता है Gm1m2/r² होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफ बताया गया है कि एक कण से दूसरी समय वक्र इस चित्र में दिखाया गया है जिसका अधिकतम तात्कालिक वेग वक्र के
किस बिंदु के समीप होगा जाए, किस बिंदु के समीप जो होता है तब वेग अधिकतम हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है क्या, v बराबर टेन वैल्यू देखते हैं, टेन थीटा का वैल्यू कितना p बाई बी होता है। तो ये इस टाइप जो स्लोप ज़्यादा है तो इसका ऑप्शन के तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सी के पास में जो स्लोप कम है और जो कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही हो जाएगा, इसका वेग बढ़ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन देखिए बारीकी से। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किसके ऊपर होता है। तो केवल धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा न की, तो ये हो जाएगा इसका न तो धारा की दिशा नहीं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा तीनों पर निर्भर करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और दाएं हाथ के नियम से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तार का द्रव्यमान 0.03 kg है। ये क्वेश्चन को बनाने में इसको स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। 110 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तत्व 30 नंबर क्वेश्चन। तत्व एक्स के बृहत्तम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तत्व जो एक्स जो होता है उसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी उस समूह के चयन करें जिसके यह संबंधित होते हैं। तो 7 बोलता है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये 7वां हो जाएगा। 7वां ग्रुप कौन सा होता है, हाइड्रोजन ग्रुप जो 7वां होता है। 18वां ग्रुप हो जाएगा। इनर्ट गैस को 18वां समूह में रखा जाता है। हाइड्रोजन जिसके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जो हाइड्रोजन ग्रुप को इंडिकेट करता है, जो कि 17वां समूह होता है। अगर 8 हो जाएगा तो इनर्ट गैस को इंडिकेट कराएगा, जो कि 8वां ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्न सार्क देश जो है 32वां सदस्य के रूप में नाटो के संगठन में शामिल हुआ था। नाटो के संगठन में कौन सा शामिल हुआ है, फिनलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, यूक्रेन। तो कौन सा शामिल हुआ है, स्वीडन शामिल हुआ है। कितना नंबर, स्वीडन को 32वां नंबर मिला है। अब फिनलैंड 31वां नंबर है, इसको नहीं मिला, इसी की वजह से लड़ाई हुआ नाटो में शामिल होने के लिए और इसको मिला नहीं। नाटो का गठन कब किया, तो 1949 में नाटो का गठन किया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नाम होता है नाटो का। 1949 में इसका गठन किया गया था। 32वां नंबर स्वीडन हो जाएगा, 31वां नंबर फिनलैंड हो जाएगा। यूक्रेन जो लड़ाई, ये रसिया से लड़ाई, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में यही नाटो मेन था, जिसकी वजह से इसको मिला भी नहीं नाटो का सदस्यता, लड़ाई भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। मार्च 2024 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। मार्च 2024 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कौन सा है, अंडर वाटर मेट्रो रेलवे का शुरुआत कहाँ में किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। हुगली नदी पे किया गया, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किया गया है। और सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत जो है कलकत्ता में ही किया गया था। कब किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1984 को 24 अक्टूबर 1984 को फर्स्ट टाइम कलकत्ता में मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। और देखते हैं अंडर वाटर मेट्रो स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ में चालू किया गया, तो पश्चिम बंगाल में चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन उदाहरण है, FeS2, FeO3, SO2, इसका ऑप्शन हो जाएगा Na4 2A3। जो एक यौगिक जो होता है द्वि में विभाजित हो जाता है, जिसके द्वि यौगिक में विभाजित हो जाता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक लक्षण गुण के सही आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, तो ये जो है पीरियोडिक टेबल के अनुसार हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुण की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। धात्विक गुण आवर्त में नियत रहता है और समूह में नीचे की ओर
नीचे की ओर बढ़ता रहता है, ये पूरी तरह से गलत है। धात्विक गुण आवर्त में नियत रहता है और समूह में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर बढ़ता है। धात्विक गुण आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है। धात्विक गुण आवर्त में घटता है, धात्विक गुण जो है आवर्त में घटता है और नीचे की ओर जाने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, धात्विक गुण जो है आवर्त में जाने पे घटता है। आवर्त में जाने पे धात्विक गुण इस तरह से जाएगा तो धात्विक गुण घटते रहता है, क्योंकि इधर धातु होता है, इधर अधातु होता है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जो होता है, दाएं साइड अधातु को रखा जाता है और बाएं साइड जो है धातु को रखा गया है। तो दाएं इधर से इधर जाने में, बढ़ने में क्या होता है, धात्विक गुण घटेगा। और देखते हैं समूह में नीचे की ओर आने पर क्या होता है, नीचे की ओर आएगा तो इसका गुण जो है बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानो जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित युक्त को ऑक्सीजन संबंधी में इनमें से मानो जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में पृथक क्यों रखा जाता है। ठीक है, मानो जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त के से पृथक क्यों किया जाता है, अलग क्यों किया जाता है, विदाउट ऑक्सीजन और विथ ऑक्सीजन। पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद के लिए, बिल्कुल गलत। फेफड़े में रक्त का ऑक्सीकरण को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल गलत। एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, बिल्कुल गलत। शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है, विथ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन जो है। जैसे कि हमारा जो है धमनी में रक्त जो जाता है, पढ़े होंगे, धमनी में जो रक्त जाता है ऑक्सीजन वाला रक्त उसमें जाता है। धमनी में ऑक्सीजन जो होता है, धमनी में जो हार्ट से जो ब्लड पूरे शरीर में जाता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है। तो उस ऑक्सीजन युक्त रक्त में होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। जो रिटर्न वाला जो होता है, जो ऑक्सीजन युक्त ना हो करके वहाँ पे अभिक्रिया कर करके और वहाँ पे CO2 बन जाता है, और जो कि बाहर निकालने का, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को किया जाता है। किसके लिए, तो शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस तरह का होता है। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी होता है। तो जर्म कोशिकाएं, ऑटोसोम, एलासोम, प्लियोट्रोपिक जीन। तो इसमें आंसर हो जाएगा एलोसोम कोशिका जो होता है लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी होता है। एलोसोम कोशिकाएं जो है लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से किस भोजन में बॉडी बिल्डिंग भोजन भी कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग भोजन किसे कहता है, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेव, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं। तो इसमें आंसर इसमें बताया गया है क्या कि बॉडी बिल्डिंग जब आप बॉडी बिल्डिंग करने जाएगा, मतलब कि जब बॉडी बनाने जाएगा तो आपको वहाँ पे दिया जाता है कि प्रोटीन भरपूर खाना खाने के लिए बोला जाएगा, नहीं कि आपको फैट वाले खाना खाने के लिए बोला जाएगा, नहीं आपको कार्बोहाइड्रेट के खाना खाने के लिए बोला जाएगा। तो किसके लिए बोला जाएगा, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन युक्त भोजन खाने के लिए बोला जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये सब व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। पेशिया में ऐंठन का कारण क्या होता है। पेशिया में जो है ऐंठन का कारण क्या होता है, रक्त में निम्न ग्लूकोज स्तर, ये गलत है। तंत्रिका पेशीय संधिये के अत्यधिक उत्सर्जन, ये भी गलत है। पेशियों को होने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति, शरीर की थकान में कमजोरी, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, एक्स का आंसर हो जाएगा। पेशियों में ऐंठन क्यों होता है, पेशियों को होने वाले ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। जिस तरह से पेशियों में ऐंठन, दर्द वगैरह जो नहीं होता है, दर्द हो गया, गठिया हो गया, तो ये सब पेशियों में ऐंठन होने की वजह क्या होता है, पेशियों में होने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण ही ये सब जो बीमारी होती है, जैसे पेशियों में दर्द होना, ऐंठन, ऑक्सीजन की कमी के कारण उसमें लैक्टिक एसिड बन जाती है। लैक्टिक एसिड बनने से दर्द का महसूस होता है। इसी तरह से होता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी होती है, जिसकी वजह से गठिया रोग भी होता है। गठिया रोग भी उसी का एक कारण है। अब देखते हैं गर्भ निरोधक विधियाँ
33 नंबर क्वेश्चन, गर्भ निरोधक विधियां का उपयोग क्यों किया जाता है? तो गर्भ निरोधक विधियों, गर्भ निरोधक गोलियां जो है उनका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? रक्तचाप को कम करने के बिल्कुल गलत, थकावट का निजात पाने के लिए बिल्कुल गलत, जीवाणुओं से होने वाले संक्रमण को रोकथाम के लिए बिल्कुल गलत, और गर्भ निरोधक बोल ही दिया तो गर्भाशय से बचाने के लिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन है कि दो समानांतर रेखाएं जब दो समानांतर रेखाएं जो दोनों समानांतर रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक चला गया, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कभी मिलेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाए कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। कौन सा? दो समानांतर रेखाएं। मैथ का क्वेश्चन है, बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरिता की रचना किया, अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना किया कि किनके दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष जो थे बुद्धचरित की रचना किए थे, इन्होंने किनके दरबार में रहे थे? तो इन्होंने कनिष्क के दरबार में रहे थे। अश्वघोष जो किनके दरबार में रहे थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब देखिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम व्यापारिक पवनें अभिसरित करती है। दक्षिण पूर्व इसके लिए एक डायग्राम आप बना सकते हैं। दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम व्यापारिक पवनें विचलित करती है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम व्यापारिक पवनें कहते हैं। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें जो है इस तरह से विस्तरित करती है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कौन सा हो जाएगा? निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तंत्रिका, संयोजी ऊतक का संयोजन, तंत्रिका और पेशीय ऊतक का संयोजन, तंत्रिका और उपकला ऊतक का संयोजन, तंत्रिका और संयोजी ऊतक का संयोजन। तो मानव कोशिका के संचलन के लिए किसका उत्तरदायी हो जाएगा? तंत्रिका और पेशीय ऊतक का संयोजन हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर का संचलन के तंत्रिका ऊतक जरूरी है और पेशीय ऊतक भी जरूरी है संचलन के लिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक जीन में एक विशेष लक्षण प्रदान होता है। निम्न में से कौन सा क्वेश्चन गलत है? प्रत्येक जीन के एक विशेष लक्षण प्रदान होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक जनन कोशिकाएं प्रत्येक युग्म में एक गुणसूत्र ग्रहण करती है ग्रहण। युग्मक निर्माण के समय दो युग्मनिकी एक साथ आते हैं। जीन जो है गुणसूत्रों में स्थित होता है, ये भी क्वेश्चन सही है। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बेरी का लक्षण है? बेरी क्या है? बेरी एक प्रकार रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। कमजोर दांत या मसूड़ों का सूखना नहीं, कमजोर दांत मसूड़ों का सूखना जो होता है ये भी बेरी के कारण नहीं होता है। त्वचा अवस्था, त्वचा और सूजन हुआ उदर, कमजोर पेशियां, निम्न ऊर्जा, कमजोर दृष्टि हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से कारण कमजोर दृष्टि हो जाता है। ये हो जाएगा को कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा हो जाएगा, किसकी कमी के कारण से? तो बेरी लक्षण होता है, कमजोर पेशियां हो जाती है और निम्न ऊर्जा हो जाती है। अब देखते हैं 49 क्वेश्चन जो है एक प्रकार का, एक जो है ये वाले क्वेश्चन जो है क्या है? ये वाले क्वेश्चन अथी है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। 4 डायोप्टर क्षमता वाली अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस का एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाता है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? अभिसारी लेंस का मतलब होता है क्या? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, और अपसारी लेंस का मतलब होता है क्या? अवतल लेंस। तो आवर्धन पूछ रहा है, तो आवर्धन इक्वल टू फार्मूला होता है 1+D/F, इसका फार्मूला होता है 1+D/F इसका फार्मूला होता है। अब डायोप्टर कितना जो है 4 डायोप्टर दिया गया है। डायोप्टर इक्वल टू फार्मूला का होता है P = 1/F, इस तरह का इसका फार्मूला होता है। तब देखते हैं 1+D/F यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1+
डी पी इसलिए कि वन बाई एफ को हम पी लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस डी पी हो जाएगा। डी जो है डिस्टेंस जो होता है, डी जो होता है डिस्टेंस है, इसमें एफ जो होता है उत्तर लेंस का फोकस होता है। उत्तर लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। उत्तर लेंस का फोकस जो होता है पॉजिटिव ले होता है। अभिसारी लेंस को हम उत्तर लेंस कहते हैं और अपसारी लेंस को हम क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस कहते हैं। तो 1 प्लस डी पी हो जाएगा। और डी जो होता है मिनिमम साइड डिस्टेंस सूक्ष्मदर्शी का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 4 प्लस 1, तब 25 का 100 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको इन केस अगर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल में अगर प्रॉब्लम हो रही है इस तरह से, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम देखते हुए न्यूमेरिकल के ही अलग सेशन लेकर के आएंगे, जो कि पूरी तरह से उसमें न्यूमेरिकल का निचोड़ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्युत क्षेत्र में 50 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक कंडक्टर को रखा जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 51 जो है, इसको स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं, बहुत लंबा चला जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए। अब 12 पॉइंट ये सब क्वेश्चन को हम अलग लेकर के आएंगे, एक अलग पेज पे हम लिख कर बना करके लाएंगे, उसके अनुसार हम इसको कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, न्यूटन के अनुसार 52 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग जो होता है वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। वायु तथा जल दोनों में समान होता है। जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है, किसके अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो वायु का किसका वेग बोला, प्रकाश का वेग बोला। प्रकाश का वेग होता है निर्वात में मैक्सिमम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से निर्वात में जाता है। अब देखते हैं पाई बंधन एक प्रकार का किस प्रकार का बंधन है। पाई बंधन विद्युतीय बंधन है, सहसंयोजक बंधन है, एकांतर बंधन है और धातुई बंधन है। तो पाई बंधन एक प्रकार का सहसंयोजक बंधन है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। तो सहसंयोजक बंधन पाई बंधन जो है सहसंयोजक बंधन है, जो कि हम पिछले वीडियो में हम देखे थे। बेंजीन के फार्मूला में देखे थे कि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड अगर बनता है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा और 2 पाई हो जाता है। इसी तरह से देखते हैं अगर इस बॉन्ड हो जाता है तो किस में होता है बॉन्ड, तो सहसंयोजक बंधन में होता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनते हैं उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप जो बंधन बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे आयनिक बंधन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। तो आप एक मैप देखिएगा, मैप के अनुसार जो होता है, मैप के अनुसार देखिएगा, एक नॉर्थ होता है, ए साउथ होता है, ए हो जाएगा ईस्ट, ए हो जाएगा वेस्ट। तो कहते भारत जो है, भारत कहाँ में, एशिया के भारत में सबसे नीचे में है। तो कौन सा हो जाएगा, पूर्वी एशिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पूरब में नहीं है। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण एशिया, ये भी नहीं हो जाएगा। दक्षिण एशिया, उत्तर एशिया, पश्चिम एशिया। तो इसका आंसर अगर दिया गया है तो दक्षिण एशिया हम इसका आंसर ले सकते हैं, क्योंकि दक्षिण पूरब नहीं दिया गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, दक्षिण एशिया, क्योंकि सबसे नीचे में ही इंडिया है। एशिया की बात कर रहा है, वर्ल्ड की बात नहीं करेगा। अगर वर्ल्ड की बात करेगा तो वर्ल्ड की बात करेगा तो पूरब में आ जाएगा, और सिर्फ एशिया की बात करेगा तो ये कहाँ में आ जाएगा, एशिया की बात करेगा तो दक्षिण में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मैप। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। भारत में फार्मूला 1 रेस में आयोजित किया गया था। भारत में फार्मूला 1 रेस कब आयोजित किया गया, 2015, 2013, 2011, 2012। तो भारत में फार्मूला रेस कब आयोजित किया था, 2011 में भारत में फार्मूला रेस का आयोजन किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्लियरिटी, इस क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है। हम इसको एक बार पढ़ करके बताते हैं कि क्या है इसमें, क्योंकि स्कैन के कारण क्लियर नहीं आ पाया है। सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व का बाह्य विन्यास कितना होता है। सबसे अधिक विद्युतीय
बाह्य विद्युतीय ऋणात्मक का बाह्य, अब बाह्य जो होता है विद्युतीय ऋणात्मक तो हो जाए विद्युतीय ऋणात्मक। देखिए इसमें कितना है 5 हो जाएगा, इसमें 4 2 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा, तो अष्टक पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा, निम्नलिखित में से तत्वों के किसका द्रव्यमान अधिक होता है। सिलिकॉन, फेरस, सिलिकॉन, एफी हो जाए, सिलिकॉन हो जाएगा, एफी हो जाएगा, एफी लोहा हो गया, सीयू जो कॉपर हो गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। कार्बन का जो होता है, कार्बन का होता है विद्युतीय द्रव्यमान जो होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन, बढ़ी हुई 68 क्वेश्चन, बढ़ी हुई हृदय दर को क्या बोला जाता है। जो हृदय दर बढ़ जाती है, हार्ट बीट जो बढ़ जाती है उसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियो, टेकीकार्डियो, टीपीकार्डियो, जीकार्डियो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टेकीकार्डियो। जो बढ़ी हुई हृदय दर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेकीकार्डियो हम बोलते हैं। बढ़ी हुई हृदय दर को हम टेकीकार्डियो बोलते हैं, टेकीकार्डियो बोलते हैं। और जो दिल की धड़कन का कम होना है ब्रेडीकार्डियो बोला जाता है। ब्रेडीकार्डियो बोला जाता है दिल की धड़कन को कम हो जाना। औसतन धड़कन दर होता है 60 से 100 के बीच होता है। यदि हृदय दर अनियमित होता है और कभी कभी अचानक बढ़ जाता है, अगर हृदय दर जो होता है नियमित है, कांस्टेंट है, और अचानक बढ़ गया या घट गया, अचानक बढ़ गया या घट गया, उस स्थिति को क्या बोले, एराथीमिया, एराथीमिया बोला जाता है। एराथीमिया बोला जाता है किसको, हृदय दर अगर सडनली बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित है, बढ़ गया या घट गया, एराथीमिया बोला जाता है। अगर हृदय की धड़कन कम हो गया तो क्या बोला जाता है, ब्रेडीकार्डियो। यदि ये बढ़ी हुई हृदय दर को क्या बोला जाता है, टेकीकार्डियो बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 69, सुपोषण के कारण शैवाल प्रस्फुट से एल्गी बूम मतलब कि शैवाल प्रस्फुट निम्न में से किसका सूचक है। सुपोषण के कारण जल प्रदूषण, कीटनाशक के कारण जल प्रदूषण, भारी वस्तुओं के कारण प्रदूषण, वैश्विक ताप विषुवतीय क्षेत्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा सुपोषण के कारण जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। ऐसे डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र, सिकल कोशिका एनीमिया X गुणसूत्र, हीमोफीलिया Y गुणसूत्र, पार्किंसन रोग X एंड Y गुणसूत्र। इसमें A to Z क्वेश्चन सही है, इसमें सही भी निकालना ही है, इसमें A to Z क्वेश्चन सही है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, टोटल इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व विभुजोतक किसके लिए उत्तरदायी होता है। जो पार्श्व पैर में जो होता है पार्श्व विभुजोतक जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी, लंबाई वृद्धि के लिए, मृदुत्वक के लिए, मोटाई के लिए। पार्श्व विभुजोतक अगर आप ऊपर से काट देंगे तो पेड़ की मोटाई बढ़ना चालू हो जाएगी, तो इसे मोटाई के लिए लिया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में, पार्श्व विभुजोतक क्या है। पार्श्व विभुजोतक क्या है देखते हैं। शीर्ष विभुजोतक यह ऊतक पौधे के प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। शीर्ष विभुजोतक जो होता है पौधों के प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और पार्श्व विभुजोतक होता है पौधे के तने और जड़ की मोटाई के लिए उत्तरदायी होता है। अंतर्देशीय होता है किसी पौधे के गांठ के पास कोई शाखा पत्तियों के निकालने के लिए उत्तरदायी ऊतक होता है। कौन सा, तो अंतर्देशीय 3 प्रकार के ऊतक होता है, 3 प्रकार के होता है विभुजोतक, प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है शीर्ष विभुजोतक, एक होता है पार्श्व विभुजोतक, एक होता है अंतर्देशीय होता है। शीर्ष विभुजोतक ऊपर में होता है, यह ऊतक पौधे के प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभुजोतक होता है पौधे के तने या मोटाई के लिए योगदान होता है। अंतर्देशीय जो होता है गांठ के पास शाखा पत्तियों के निकलने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय की समताप मंडल परत में आयोजन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो वायुमंडलीय की समताप मंडल पर जो ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला अल्ट्रावायलेट विकिरण में विकिरण के वृद्धि के लिए, तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी के वायुमंडल को ठंडा होने में एक गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है।
क्षोभ मंडल में अवरक्त विकिरण में वृद्धि, ये भी गलत है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, ये भी गलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, जो अल्ट्रावायलेट के पृथ्वी पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण की वृद्धि के लिए अगर जो होता ओजोन की क्षय होती है तो इसके लिए उत्तरदायी होता है। अब क्या बोलते हैं, 500 kg द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूदा गतिज ऊर्जा कितना है, 64 किलो जूल है। इसकी बल की मात्रा ज्ञात करें। तो इसको बनाया जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है तो बनेगा ही। हम न्यूमेरिकल पे तो कवर करते ही हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 mv²। था गतिज ऊर्जा कितना दिया, 64 × 10⁻³ 10⁻³ इसीलिए दिए कि किलो जूल में दिया गया है। और कितना 1/2 × 500 500, इसको 1/2 v²। अगर इसको हम 2 0 से 2 0 काट दे तो बच गया कितना, 1 0 बच जाएगा। अब देखते हैं कितना, 64 × वंस अगेन हम देखेंगे इसको पूरा तरीका से। 64 बचा था वहाँ पे, और एक बचा था 2, और बचा था कौन, और क्या बचा था, 2 गुना हो जाएगा ऊपर, एक बचा था 5। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अगर इसको v² के अकॉर्डिंग तो हम ले जाएंगे तो 8 के लिए क्या, 64 के लिए क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। v² करेंगे तो 2, 4 के लिए क्या नहीं 2, तो कितना हो जाएगा आंसर, 16 मीटर/सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। 16 मीटर/सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे बिहार के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और एक हो जाए कर्नाटक। जो इतनी जगह, इतने बिहार, यूपी, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और एक हो जाएगा कर्नाटक। जो 6 राज्यों में अभी तक विधान परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट में जीएनपी माइनस मूलह्रास जीएनपी प्लस एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस मूलह्रास एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस मूलह्रास। अगर मान लीजिए कि एनएनपी निकालने के लिए हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको अगर जीएनपी में मूलह्रास को घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट स्टेडियम 86 नंबर क्वेश्चन। वाट स्टेडियम निम्न में से किसका इकाई होता है। तो वाट स्टेडियम किसका हो जाएगा, विद्युत चालकता, पारगम्यता, विद्युतशीलता, विकिरण तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, विकिरण तीव्रता जो होता है इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 10 ओम 87 नंबर को, प्रत्येक 10 ओम वाले 2 प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं। प्रत्येक जो होता है प्रत्येक 10 ओम वाले 2 प्रतिरोध को समानांतर पैरेलल में जोड़े जाते हैं। फिर इसे संयोजित करके 10 ओम वाले प्रतिरोध में 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा की मान ज्ञात करें। ठीक है बनेगा। क्या बोल रहे हैं, पहले जो बोला गया है, पहले 2 ओम बोला गया है जो समानांतर क्रम में, तो 1/10 + 1/10। अगर इसको हम आर इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, आर इक्विवेलेंट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 5। तो जो समानांतर क्रम में 5 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि इस संयोजन को 10 ओम प्रतिरोध के इस संयोजन को तीसरे 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो 2 ओम जो है इसमें समानांतर क्रम में जोड़ा गया। अगर 10 ओम में जोड़ा जाता है तो ये किस में जोड़ा गया, तो पैरेलल में जोड़ा जाता है। कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 15 ओम हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इसे 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। तो 6 वोल्ट के बैटरी V बराबर क्या होता है, आई या ओम के नियम के अनुसार V का मान कितना दिया है, 6 दिया गया है। और I का मान हमें निकालना है। और कितना दिया, R का मान कितना गया है, 10 दिया गया है।
आर के मान कितना दिया गया 10 दिया गया है। तो अब देखते हैं V बराबर आई आर, तो इसका हो जाएगा कितना, आई बराबर हो जाएगा 10 बाई आई बराबर हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 बाई 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 ओम है, यहाँ पे कितना है 15 ओम है। आर के मान कितना, आर के मान 15 है, तो V बराबर या V इक्वल टू 6, आई निकालना है हमको 15, आर इक्वल टू 15 हो गया, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई 15 हो जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर, मेरा 0.4 एम्पियर मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 88 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन, बर्फ़ की स्थिति में पानी की स्थिति, बर्फ़ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। बर्फ़ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन, बर्फ़ से पानी की स्थिति में निम्नलिखित में किसके कारण होता है। तो तापमान बढ़ जाएगा, हो गया, तापमान बढ़ जाएगा, बर्फ़ से पानी कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका डिस्कशन क्या है इसका बारे में, कि बर्फ़ की स्थिति में क्या बताया गया है। देखते हैं, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो होता है, बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितना है 80 किलो कैलोरी होता है। बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी पर 80 किलो कैलोरी पर केजी होता है, तथा इसको 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होता है। जूल में अगर निकालेंगे 3.33 इंटू 10⁵ किलो जूल पर केजी हो जाएगा। बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितना 80 किलो 80। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितना है, और जल के वाष्प की गलन की गुप्त ऊष्मा कितना है, तो 540 इसका आंसर हो जाएगा। किसका, तो जल के गलन की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी पर केजी होता है। बर्फ़ की हो जाता है 80 किलो कैलोरी पर केजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल का रासायनिक समीकरण H2O प्लस H2O लिखने के लिए MS ऑफ वर्ड में इनमें से किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट, ड्रॉप स्कैप, स्क्राइब ट्रूथ, इसको किसको किया जाता है, सब स्क्रिप्ट का भी उपयोग किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन, सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है। ABCD संयोजन अभिक्रिया कौन सा होता है। AB प्लस CAC ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। AB प्लस दो या दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया आप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ का विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया करते हैं। तो वंस अगेन हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और जब जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ जो होता है एकल पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर हो जाए कौन सा, बी। अब देखेंगे 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। तो धोवन सोडा के निर्माण के CO2 भी आवश्यक है, H2O, NH3, NaCl। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग के लिए वाहक होता है। हैजा के लिए, टाइफाइड के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया बीमारी होता है। घरेलू मक्खी से हो जाता है हैजा, अतिसार, सूजक, ये सब बीमारी हो जाती है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93। इन्वेट्रियोल प्लेट पर कोशिका के द्रव गुणसूत्रों के संरक्षण माइटोकॉन्ड्रिया के किस चरण में गठन किया जाता है, कौन सा, इन्वेट्रियोल प्लेट में।
टेलीफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। अब देखते हैं कौन सा। समसूत्री विभाजन के 4 अवस्थाएं होते हैं। समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। प्रोफेज में बोला जाता है गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। जो प्रोफेज पहला स्टेज होता है, प्रोफेज होता है गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। मेटाफेज होता है गुणसूत्र छोटे हो जाते हैं तथा कोशिका के मध्य में अवस्थित होते हैं। किसमें मेटाफेज में छोटे हो जाते हैं और कोशिका के मध्य में अवस्थित होते हैं, मतलब कि केंद्रक में अवस्थित होते हैं। इसी के कारण ये क्या हो गया, मेटाफेज इसका आंसर होगा। एनोफेज होता है गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बढ़ जाता है और जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र बिंदु मिल जाते हैं तब वह पूरा गुणसूत्र बन जाता है। और हो गया, चौथा हो जाएगा टेलोफेज। इसमें गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। चौथा फेज में होता है गुणसूत्र जो होता है ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। समसूत्री विभाजन जो होता है 4 चरणों से गुजरता है। कौन सा समसूत्री में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज बांस ड्रिप सिंचाई के लिए उत्तरदायी होता है? तो बांस ड्रिप सिंचाई के लिए कौन उत्तरदायी होता है? सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाए बांस ड्रिप के लिए मेघालय सिंचाई होता है। जैसे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है उससे जो होता है, जो पानी लेकर के ये लोग अपने घर में ड्रिप सिंचाई कर लेते हैं। पहाड़ से पानी लेकर के नीचे में आते हैं अपने स्थलीय भाग में, वहाँ पे सिंचाई का काम कर लेते हैं। अब देखते हैं फूलदेई 100 नंबर क्वेश्चन। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई कहाँ में मनाया जाता है? तो फूलदेई मनाया जाएगा आपको उत्तराखंड में। फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से उत्तराखंड में मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत मार्च में मनाया जाता है। इसी तरह से हमारा ये 100 क्वेश्चन का 100 आज का सेट समाप्त होता है। और आपको ये सेट कैसा लगा, आप इस सेट के बारे में और लोगों के बताएं और लोगों को जोड़ें, ताकि ये आपको बेनिफिट मिल सके। और एग्ज़ाम भी जल्द ही आने वाला है इसका, तो आप इसको देखें, बहुत अच्छी तरीक़ा से देखें। अगर न्यूमेरिकल में कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता दें। जिस तरह से कमेंट के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे कि अगर हम न्यूमेरिकल की ज़रूरत है लोगों को, तो हम न्यूमेरिकल चालू करेंगे इस यूट्यूब के माध्यम से। और आपको अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप वहां से कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप वहां से जाकर के जुड़ ले, जो कि रेगुलर वाइज में बिहार एसएससी का सेट वहां पे हो रहा है। धन्यवाद।